everyone, this is Eliezer Finhas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो गुज़िश्ता जो 2 वीडियोस गुजर चुकी हैं उसमें मैंने जो टारगेट पेपर है सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी का, उसमें जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इंक्लूडेड थे उन सब की मैंने जो आंसर्स हैं सॉल्व टारगेट पेपर वो मैं अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर टारगेट पेपर्स 2023 के नाम से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर किसी को प्लेलिस्ट ओपन करनी नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप वो उस लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें तमाम जितने भी टारगेट पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड थे। तो उन सब की मैंने डिटेल जो आंसर्स की वीडियो है विद एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड कर दी है। तो आज की इस वीडियो में सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं आज की इस वीडियो में वो अपलोड होंगे। तो हमारा जो टारगेट पेपर था, अगर टारगेट पेपर की भी आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आप टारगेट पेपर को देखें और टारगेट पेपर को बैठकर लिखें और जो उसके आंसर्स हैं फिर आप ये वाली वीडियो को देखिएगा। ठीक हो गया? तो अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की जानिब बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और याद रहे कि मैं एक एक लफ्ज़ नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट में। तो अगर मैं इतने सारे समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी, काफ़ी घंटों की हो जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे और जिसकी वजह से आपको याद करने में भी बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पेश आएगी। तो आपने बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। या अगर आप इस वक्त बिज़ी हैं तो अभी आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, जब आप फ्री होंगे तो तब आराम से बैठ के इस वीडियो को देखिएगा। तो आए हम लोग इसकी जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट पेपर हम सामने रख लेते हैं। तो सॉरी तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है आर्थराइटिस का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। तो आर्थराइटिस के जानिब बढ़ते हैं। तो ऐसे एक सवाल आता है, राइट अ नोट ऑन आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ जॉइंट बिकम स्वॉलन, पेनफुल एंड इमूवेबल। अच्छा, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका जॉइंट है वो क्या हो जाता है, वो सूज जाता है, दर्द से भर जाता है और बिल्कुल भी मूव नहीं होता। इन दिस डिजीज स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन बोन्स ऑफ अ जॉइंट इज डीनेचर्ड बाय डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम विच मेक्स कार्टिलेज हार्ड। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो जॉइंट है वो डीनेचर्ड आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाते हैं। भला क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो कार्टिलेज होते हैं, फ्लेक्सिबल और स्मूथ कार्टिलेज होते हैं जॉइंट्स के अंदर, उसके अंदर जो है कैल्शियम भरने लग जाता है। यही वजह है कि वो कार्टिलेज हार्ड हो जाता है और आपका जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल हो जाता है। इतना आपको मैंने बता दिया, बाकी ये आप देख सकते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या हैं? इसकी कॉजेज़ ये होती हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या कभी इंजरी चोट वोट लग जाए, या आपकी जो एज है, अगर एज ज़्यादा हो जाए फिर भी आर्थराइटिस हो जाता है। और रेमेडी क्या है? इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसकी रेमेडी ये होती है कि आप पढ़ें कि द ओनली रेमेडी इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ अफेक्टेड जॉइंट बाय आर्टिफिशियल जॉइंट मेड ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। इसकी एक ही रेमेडी है कि आप जो है जॉइंट की रिप्लेसमेंट करवा लें। जो आर्टिफिशियल जॉइंट है उसको प्लास्टिक या रबर का जो आर्टिफिशियल जॉइंट होता है वो आप लगवा सकते हैं। एक यही इसका इलाज है और एज सच इसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ तक आपका आर्थराइटिस का सवाल था। अब हम लोग अब ये देखें, हम ना साथ साथ टिक लगाते रहते हैं। जितने हमने कर लिए ना, जैसे आर्थराइटिस हमने कर लिया तो आर्थराइटिस पर हमने टिक लगा दिया। और नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो कौन सा है? जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स। तो जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स वाले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो वो भी इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का। तो ये आपके सामने जॉइंट का आ गया है। तो सवाल आप देख लें कि जो है आपका बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है। तो वैसे आता है, डिफाइन जॉइंट एंड नेम वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आपने सबसे पहले जॉइंट को डिफ़ाइन करना है, फिर उसके वेरियस टाइप्स को डिफ़ाइन करना है, फिर आपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है उसकी आपने डायग्राम बनानी है। जॉइंट, द पॉइंट एट विच टू बोन्स कनेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड जॉइंट। अच्छा, जब दो हड्डियाँ एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जॉइंट। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जब दो बोन्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है।
तो जॉइंट 3 किस्म के होते हैं। मूवेबल जॉइंट होते हैं जो कि कम्प्लीटली मूव कर सकते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फिर हाइंज जॉइंट आ जाता है। फिर स्लाइडिंग, अच्छा ये डी नहीं है, ये जी है, ठीक है। तो स्लाइडिंग जॉइंट है। फिर ग्लाइडिंग तो ये भी जी है। तो क्या स्लाइडिंग जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। फिर पार्शली मूवेबल जॉइंट जो हल्के फुल्के मूव होते हैं, आधे होते हैं मूव, आधे नहीं होते, ठीक हो गया। जैसे कि रिब्स जो होती हैं वो मूव हो सकती हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ऊपर नीचे मूव करते हैं, हम उसको अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकते। और जो बिल्कुल ही इमूवेबल जॉइंट होते हैं, दीज जॉइंट आर फिटेड टाइटली लाइक अ पीस ऑफ पजल, एक पजल के पीस की तरह ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। दे कनेक्ट बोन्स ऑफ स्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ केस टू प्रोटेक्ट दैम। अच्छा, तो ये जो स्केलेटन की बोन्स है उनको एक केस की तरह बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो देखें 3 किस्म के होते हैं। मूवेबल जो कि मूव बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमारे बस में होते हैं। पार्शली मूवेबल जॉइंट्स ये होते हैं जो मूव तो करते हैं लेकिन वो हमारे बस में नहीं होते, जैसे कि आपको बताया कि रिब्स मैंने आपको अभी बताया। फिर इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते और पीस ऑफ पजल की तरह कनेक्टेड होते हैं। फिर आपने क्या करना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की आपने डायग्राम बनानी है। तो ये आपके सामने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की कंप्लीट डायग्राम है। तो ये दिखने में आपको मुश्किल लग रही है, लेकिन इसकी भी अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे बनाया जाता है, ठीक हो गया। तो आप चैनल पर कनेक्टेड रहिएगा, बहुत सारा एजुकेशनल स्टफ़ आता रहेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने इतना कुछ आपके लिए लिखा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है, इतनी मैंने मेहनत की है और इतने घंटों घंटों की वीडियोस बनाता हूँ का आपने तो देखो, आप अभी लेटे होंगे या बैठे होंगे, आपने बस सुनना है। और मैं जो हूँ मैं बिल्कुल अनकट वीडियो बना रहा हूँ और जितनी भी वीडियो है मैं नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। तो अपने टीचर की मेहनत को अप्रिशिएट किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये आपका फ़र्ज़ बन रहा है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने टीचर को सपोर्ट करें। और अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, मुझे इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, यूट्यूब स्टूडियो पे पता चलता है कि इस वीडियो से आपको कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए हैं। तो अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसे ही तमाम जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके सॉल्व टारगेट पेपर्स की वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो ठीक हो गया। तो उसमें आपका अच्छे सपोर्ट की नीड है। फिर देखें हमने जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स का सवाल भी कर लिया, यहाँ तक ही था। ये ब्लर स्क्रीन जो हो जाती है इसको मैं सही करूँ, हाँ। तो जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स का हो गया। फिर आ जाता है आपका सवाल हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो ये भी इसी चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 2 का हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। वो हम लोग अभी ढूंढ लेते हैं कि वो किधर है। ये आपके सामने आ गया, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की आपने हेडिंग डाल लेनी है। तो इट कंसिस्ट ऑफ नो हार्ड स्ट्रक्चर एंड द बॉडी इज फिल्ड विद फ्लूइड। जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, हाइड्रो से देखिए, हाइड्रो मतलब क्या होता है, पानी। तो इससे ही आपको ये बात वाजिया हो जानी चाहिए कि जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है इसमें कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता और जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड से मिलकर, मतलब पानी नुमा लिक्विड से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई होती है। It battles with gravitational pull and provides the stiffness required for the maintenance of shape and movement of animals। अच्छा, जिसमें stiffness होती है जो कि इसकी शेप को मेंटेन करती है, तो इसके और मूवमेंट को भी मेंटेन करती है। वो किस वजह से होती है, वो ग्रेविटेशनल पुल से होती है। और ऐसा स्केलेटन किन किन में पाया जाता है, नाइडेरियंस में, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कहेल्मिन्थिस एक्सेट्रा, इनमें पाया जाता है। तो एग्जांपल क्या है, इट हेल्प जेलीफिश एंड इकाइनोडर्म फॉर जेट प्रोपल्जन। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि लोकोमोशन इन जेलीफिश, तो आपको पता चल जाएगा कि एक जेट प्रोपल्जन टाइप होती है, जैसे जेट उड़ता है ना, तो वैसे इसकी कुछ मूवमेंट होती है। आप लाजमी सर्च करिएगा। फिर इन अर्थ फॉर्म द अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन, बाकी देखें एग्जांपल है, मैं देखें एक एक चीज़ समझाऊंगा। तो ये वीडियो अगेन मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आपके सामने आंसर मौजूद है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन का हो गया। बस यहाँ देखिए, यहाँ से लेके ये इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ से लेकर ये जो है ना कॉल्ड सीटें, बस यहाँ तक इसका आंसर है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब हम अपने टारगेट पेपर की जानिब बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी कर लिया, तो इस पर भी हम टिक लगा लेते हैं। फिर न्यूरॉन की बारी आ जाती है, हमने न्यूरॉन को डिफ़ाइन करना है। तो आए हम इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने है न्यूरॉन्स। इसमें जो सवाल आता है न्यूरॉन्स और उसकी टाइप्स
डिफाइन करनी होती हैं आपने न्यूरॉन्स की। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं न्यूरॉन्स होते क्या हैं। तो द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स विच कैन जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ऐसे सेल्स जो कि करंट को कंडक्ट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, कौन से करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, तो उन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ये ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ की बेसिस पर, तो एक माइलिनेटेड न्यूरॉन और सेकेंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स, दैट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स विच कंटेन माइलिन शीथ आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि माइलिन शीथ कंटेन करते हैं, जिनके पास माइलिन शीथ होती है, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं। और ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिनेटेड शीथ नहीं होती या माइलिन शीथ नहीं होती, तो उन्हें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। बाकी आंसर्स आपकी स्क्रीन के सामने है। फिर नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में पहले तो हमने क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो फर्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन, 2 है, सेकंड है मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड है इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं? दीज आर द न्यूरॉन्स विच कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द अदर न्यूरॉन और डायरेक्टली टू CNS। ऐसे न्यूरॉन्स जो कि रिसेप्टर से या अदर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं CNS तक। CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर मोटर न्यूरॉन्स है, दीज आर द न्यूरॉन्स विच कैरीज द कमांड ऑफ द कंट्रोल सेंटर टू अफेक्टर्स। अच्छा, तो ऐसे न्यूरॉन्स जो कि कंट्रोल सेंटर से अफेक्टर्स तक कमांड लेकर जाते हैं, तो वो मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। एंड लास्ट पे जो आ जाता है वो आता है इंटर न्यूरॉन्स। तो दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो याद रखिएगा, जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सवाल है न्यूरॉन्स वाला, ये जाकर ख़त्म होता है। तो न्यूरॉन्स वाला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, तो इस पर भी हम लोग टिक लगा लेते हैं। ठीक हो गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेसेंटा का एंड देन रिफ्लेक्स सेक्शन का। सबसे पहले हम लोग प्लेसेंटा के क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने प्लेसेंटा का आंसर मौजूद है। तो ये जो सवाल है ये ऐसे आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा अगर आपको पता हो तो प्लेसेंटा ऐसा चीज़ होती है जो कि बेबी के साथ और मदर के साथ कनेक्टेड होता है फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन या उनकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन या सांस वगैरह जो माँ लेती है और जो फूड लेती है, तो बेबी से मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज प्लेसेंटा का डेफिनेशन क्या है? The tissue which attaches the embryo to the wall of uterus is known as placenta। तो ऐसा टिश्यू जो कि एम्ब्रियो और वॉल ऑफ यूट्रस के साथ कनेक्ट होता है, जो एम्ब्रियो को वॉल ऑफ यूट्रस के साथ अटैच करके रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्लेसेंटा कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अगर आपने देखा होगा तो इट लुक्स लाइक अ फ्लैट पाइप शेप स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल एक ना पाइप की तरह शेप होता है, एक पतले से पाइप की तरह इसकी शेप होती है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स दैट आर द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोज ब्लड सिस्टम। और ये याद रखिएगा, ये जो पाइप शेप स्ट्रक्चर होता है ना प्लेसेंटा, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि एम्ब्रियो के ब्लड सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं। और फंक्शंस क्या हैं इसके? तो इट हैज़ फॉलोइंग, इट प्रोवाइड्स फूड टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स बॉडी। मैंने अभी बताया कि ये जो प्लेसेंटा है ये एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है मदर बॉडी से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम एम्ब्रियो इनटू मदर सर्कुलेशन थ्रू इट। अब आपको पता है कि एक इंसान जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये जो एम्ब्रियो है अगर ये खाना खाता है तो ये ज़िंदा भी होता है ना, जो बच्चा अंदर होता है वो ज़िंदा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ करता है। और जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये एम्ब्रियो जो है मदर्स के प्लेसेंटा के थ्रू फिर मदर सर्कुलेशन से इसका जो वेस्ट मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो है इट ऑल्सो रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, एक हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन ये नहायत इम्पॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो याद रखिएगा जो प्लेसेंटा है
वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है, जिस वजह से जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहती है। तो हाँ, यहाँ तक ही था। तो यहाँ पर जाकर आपका जो प्लेसेंटा का क्वेश्चन है वो एंड होता है। तो आए हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं अपने टारगेट पेपर पर। तो जो प्लेसेंटा है ये भी कंप्लीट हो गया, तो इस पर भी हमने टिक लगा दिया। फिर आगे हम बढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की जानिब। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। तो ये क्या है, राइट अ नोट ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन पर नोट लिखते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन इनवॉलेंटरी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज विच अकर ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, अचानक होने वाले और ऑटोमेटिक ऐसे रिस्पॉन्सेज होने वाले जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से हों, तो वो मतलब जो इंसान के बस में ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग ऊपर जाने थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपने कैमरे को। तो आगे नेक्स्ट पेज पे क्या है, दिस प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स टू न्यूरॉन्स, अ सेंसरी एंड अ मोटर न्यूरॉन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, दो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। दिस पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। और ये जो पाथवे होता है ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हैंड विड्रॉल ऑन अ पेनफुल स्टिमुलस, ब्लिंकिंग ऑफ आइज। अब देखें, जो जैसे ऑन अ पेनफुल स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जांपल किसी गरम चीज़ पर आपका फ़ौरन हाथ लग जाए तो एकदम से ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आप एकदम से पीछे हटाते हैं। तो ये इंसान के बस में नहीं होता, ये एकदम से एक स्टिमुलस आपका जनरेट होता है। और सेकंड बात ये कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ भी आप खुद से नहीं करते, हाँ रोक ज़रूर सकते हैं, जैसे आंख खुली रखें या आंख बार बंद करें, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आम लाइफ में आपकी ब्लिंक हो रही होती है आइज़, वो अपने आप ही होती है। ठीक है, फिर आगे है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे पहले मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। अच्छा, जो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिफ्लेक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन साइनेप्स इन्वॉल्व हो, तो उसे मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल आ जाती है नी जर्क। और फिर पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा साइनेप्सेस इन्वॉल्व हों, तो उसे क्या कहा जाता है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। और ये इट इज़ ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटर न्यूरॉन्स इन द प्रोसेस। और जो पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स है, इसमें इंटर न्यूरॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। एग्जांपल जैसे कि बाइसेप जर्क। अगर कोई मेरा स्टूडेंट है जो कि जिम वगैरह जाता है तो उसको पता होगा कि बाइसेप जर्क क्या होता है। जो मसल है आपका एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है, तो उसे बाइसेप जर्क कहा जाता है। और बाकी ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स भी पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स की ही एग्जांपल है। देखते हैं आगे कोई है नहीं। तो जो आपका आंसर है वो ये ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स तक, यहाँ तक आपका आंसर है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन वाला आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो आए हम लोग मार्किंग कर लेते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो आंसर है ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं रीजनरेशन की जानिब, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन पहले आप देख लेंगे बोर्ड में कैसे आता है। इसका क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन रीजनरेशन। तो रीजनरेशन पर नोट लिखते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू रिकन्स्ट्रक्ट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज रीजनरेशन। अच्छा, आपको पता होगा कि एनिमल्स जो हैं, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए तो वो वापसी जनरेट हो जाता है। इंसानों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इंसानों के हाथ कट जाए तो वो कभी भी ज़िंदगी भर कभी भी रीजनरेट नहीं हो सकते। लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन इंसानों के अंदर ये नहीं होता। इंसानों में सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं नाखून। तो अगर आप नाखून काटते हैं तो वो वापसी बढ़ जाते हैं। तो बस नाखूनों के लिए या जो बाल होते हैं उनके लिए इंसानों में बस ये वैलिड होता है रीजनरेशन का। बाकी अगर कोई भी अगर ऑर्गन जैसे हाथ, बाजू, टांग वगैरह अगर ये चीज़ें कट जाएँ तो ये कभी भी ज़िंदगी में कभी भी वापसी नहीं आ सकती। तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये सारा लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये आप लिख लीजिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स बस पढ़ा देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं एक एक लफ्ज़ इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि जो इसकी अभी बहुत सारे, अभी तो हमने स्टार्टिंग किया, अभी बहुत से सवालात रहते हैं। तो अगर हम लोग यही करते रहे तो जो जितने भी सवालात हैं वो बहुत, अगर एक एक लफ्ज़ की एक्सप्लेनेशन में करता रहा तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो
वो हो जाएंगे और जो वीडियो की ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत से सारे घंटों की हो जाएगी। तो वीडियो की ड्यूरेशन को कम करने के लिए मैंने आपको एक एक लाइन नहीं एक्सप्लेन करा, बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। फिर इस एग्जाम्पल में आ जाते हैं स्पंजेस आर द ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। जो स्पंजेस होते हैं उनमें बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की, उनका कोई भी अगर पार्ट अलग हो जाए या कट जाए तो वो वापसी रीजनरेट हो जाता है। फिर सेकंड है एडल्ट हाइड्रास एंड हनी बीज इफ़ चॉप्ड, नेक्स्ट पेज की जानी पढ़ते हैं। इफ़ चॉप्ड इनटू पार्ट्स ईच पार्ट इज रीजनरेटेड इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, तो हनी बी जो होते हैं या एडल्ट जो हाइड्रास होते हैं, अगर उनको बिल्कुल पीसेस भी कर दिए जाए ना तो उनका एक एक पार्ट पूरे ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट हो जाता है। सेकेंड है सैलमेंडर्स एंड लिजर्ड्स कैन रीजनरेट देयर टेल्स। अब फॉर एग्जांपल कभी आपका अगर एक्सपेरिमेंट आपने किया हो कि सैलमेंडर्स तो नहीं, सैलमेंडर्स वो होते हैं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, आप कमेंट बताइए सैलमेंडर्स क्या होते हैं, मेरे वो दिमाग में नाम नहीं आ रहा। तो अच्छा, तो लीजर्ड्स जो होती हैं, छिपकलियाँ होती हैं, तो जब उनकी अगर टेल काट दें ना, उनकी पूंछ काट दें तो उनकी टेल वापस रीजनरेट हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो ये भी एक बात हो गई। बाकी इन बर्ड्स एंड मैमल्स रीजनरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल वुंड्स बाय डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू या स्कार। और जो बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं ना, उनमें बस रीजनरेशन कैसे होती है, उनकी रीजनरेशन बस कुछ वो जो छोटे छोटे ज़ख्म होते हैं वो सही हो जाते हैं, या कोई अगर आपको टिश्यू फट जाए तो वो सही हो जाते हैं बस, यहाँ या स्कार हो, जैसे कोई धब्बा हो जाए आपके फेस पे या कहीं भी, तो वो ठीक हो जाता है। तो जो बर्ड्स और मैमल्स हैं इनमें रीजनरेशन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका आंसर यहाँ तक ही था। अगर आप ये करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो हमारा रीजनरेशन का भी आंसर हो गया। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपको मैं करवा रहा हूँ जितने भी आंसर्स हैं ये कंप्लीट आंसर्स हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ यही याद कर लेंगे तो आपके जो पेपर में मार्क्स हैं वो 100% आ जाएंगे, ठीक है। फिर अब DNA फिंगरप्रिंटिंग के जाने बढ़ते हैं। तो राइट अ नोट ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की हेडिंग लगाई, द डिफरेंसेस इन DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न अमंग द इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो जैसे कि आपको पता है कि DNA जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो दुनिया में हर एक के क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको रफलब्स कहा जाता है, जिसका एब्रीविएशन है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म या रफलब्स कहा जाता है। विच आर यूनिक एनालॉगस टू द फिंगरप्रिंट एंड आर यूज्ड एज मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी सो कैन बी टर्म्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें सारा यही लिखा हुआ है कि हर एक इंसान की अलग अलग मार्क ऑफ आइडेंटिटी DNA फिंगरप्रिंटिंग ही होती है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग होती कैसे है, तो इसके मेथड्स कुछ लिखे हुए हैं, मैं आपको मुख्तसर सा बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है टू डिटरमाइन द DNA फिंगरप्रिंटिंग, फर्स्टली द DNA इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल ऑफ ब्लड सेल्स और एनी अदर टाइप ऑफ सेल एंड कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अच्छा, तो क्या होता है, अगर आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग करवानी है तो उससे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने ब्लड देना है। आपका जो ब्लड सेल्स का सैंपल लिया जाता है और उस ब्लड सेल्स को डिफरेंट पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में कट डाउन किया जाता है, काट दिया जाता है। और किसकी वजह से, किसकी मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग डालते हैं तो उससे जो ब्लड सेल्स है उसको टुकड़ों में तकसीम किया जाता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है सॉरी, तो सेकेंड स्टेप होता है, इन द सेकेंड स्टेप बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। और साइज़ के मुताबिक जो आपका जो DNA जो फ्रेगमेंट्स होते हैं या सेल्स के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें कट डाउन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। इन द थर्ड स्टेप रेडियोग्राफ एक्सरेज मेक विजिबल द DNA फ्रेगमेंट्स। और फिर क्या हो जाता है, इनको एक्सरेज के थ्रू से गुजारा जाता है, एक्सरेज के ज़रिए से गुजारा जाता है और जो आपके DNA फ्रेगमेंट्स हैं वो विजिबल हो जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है, इन द लास्ट स्टेप DNA फिंगरप्रिंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल कैन बी ऑब्टेन्ड
एंड एनालाइज फॉर कॉमन फीचर्स। फिर एंड में हम क्या करते हैं, एंड में जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स हैं जैसे हम आपने लिए और फिर किसी दूसरे बंदे को लेते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या ये मिलते जुलते हैं कि नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाते क्यों हैं, तो क्यों करवाते हैं अभी आप देख सकते हैं। फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फर्स्ट में आता है इट इज़ यूज टू सेटल डिस्प्यूट्स ओवर पेरेंटेशन और अदर रिलेशनशिप्स। अच्छा, तो यहाँ पे तो ऐसा सच कोई मसला नहीं होता, लेकिन जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे आपको पता होगा जैसे अमेरिका वगैरह में जो शादी है वो बहुत कम लोगों की होती है और उनके शादी के बगैर ही बच्चे हो गए होते हैं। या जो औरत होती है तो उसके जो औरत के जो रिलेशंस हैं वो बहुत सारे या 2-3 मर्दों के साथ होते हैं। तो वहाँ पे आए दिन लड़ाइयाँ चलती रहती हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये किसका पैदा हुआ है। तो ऐसे मसलों को, ऐसे झगड़ों को हल करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है कि अगर बच्चे की और बाप के मिलते जुलते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुए तो जो बच्चा है वो उसी का है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके बाप के और बच्चे के अलग अलग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ जाते हैं तो वो उसका बाप है ही नहीं, वो उसका बाप कोई और है। तो ये वजह होती है, फर्स्ट भी मेन यूज़ होता है। फिर क्या होता है, इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। और आपको पता है कि डीएनए जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो गन्स वगैरह में लग जाते हैं, तो उसको क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, चोरों को और फिर या कातिलों को, जैसे कोई चाकू से किसी को कत्ल कर देता है, तो ये वजह होती है। फिर थर्ड पे इट इज़ यूज फॉर प्रीनेटिंग डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। और इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे मसले हो जाते हैं इनहेरिटेड, जैसे बाप और माँ से मसले होते हैं, तो वो मदर के वूम्ब के अंदर ही अगर पता चल जाए, बच्चे के पैदा होने से पहले माँ के पेट में पता चल जाए कि इसको ऐसा कोई डिसऑर्डर है, तो उसको भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए मालूम किया जा सकता है या उसको सही भी किया जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ज़रिए। तो यहाँ पर आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सवाल मुकम्मल होता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर हम लोग टिक लगा देते हैं। फिर आ जाता है एजिंग पे सवाल कि एजिंग क्या होता है, हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है एजिंग का वो आपके सामने है। तो इसका आंसर कैसे आता है ये आप देख लें। डिफाइन एजिंग और गिव इट्स कॉजेस। तो सबसे पहले एजिंग को डिफाइन करते हैं। द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अंडरगो द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डिटीरियोरेशन नोन एज एजिंग। आपको पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि इंसान होते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ओल्ड होने लग जाते हैं तो उनके जो सेल्स हैं वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं। यही वजह है कि इंसान में झुर्रियाँ आने लग जाती हैं, तो इसको एजिंग कहा जाता है। तो एजिंग की कॉजेज़ क्या होती हैं, तो सबसे पहले है जेनेटिक ओरिजिन। इन एन एक्सपेरिमेंट लोनार्ड हेफ्लिक एंड पॉल मूर हैड फाउंड दैट वी आर जेनेटिकली प्रोग्राम टू एजिंग। अच्छा, तो एक एक्सपेरिमेंट किया लोनार्ड हेफ्लिक और पॉल मूर हेड ने। उन्होंने ये बताया कि हम जो इंसान हैं वो एजिंग से ही प्रोग्राम्ड हुए हैं, कि हम लोग जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हुए हैं एजिंग से, कि एक टाइम पर हमें भी एजिंग के असरात हर एक इंसान को वो सामना करना पड़ता है। जैसे कि 40 से 50 साल के होके हर बंदा जो है वो एजिंग के असरात को फाइंड कर लेता है अपनी ज़िंदगी में। दे कल्चर द नॉर्मल एम्ब्रियोनिक ह्यूमन cells and found all the cell lines proceeded to divide 50 times, then stopped and then died off. This means that the normal cells have limited potential of division. अच्छा, इन्होंने एक नॉर्मल जो ह्यूमन एम्ब्रियो का सेल है उसको लेते हैं और उसको अपने लेबॉर्ट्री में रख लेते हैं और देखते हैं कि वो जो सेल है वो 50 बार 50 टाइम्स डिवाइड हुआ और फिर उसने डिवीज़न करना छोड़ दी और फिर जो सेल्स हैं मर जाते हैं। तो उन्होंने इससे पता चला कि जो इंसान है उसके भी एक टाइम तक जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि जो सेल्स हैं वो डिवीज़न होना छोड़ देते हैं और सेल्स मर जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब सेल्स मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसान भी मर जाता है, क्योंकि इंसान जो है वो सेल्स पर ही चल रहा है। इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन मतलब जमा ऑफ जीन म्यूटेशन डीएनए लॉस्ट इट्स कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिपेयर ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। अच्छा, जीन म्यूटेशन क्या होता है कि जब बहुत सारे जीन म्यूटेशन जमा हो जाते हैं तो जो डीएनए है वो अपने आप को सेल्फ रिपेयर करने की
जो सेल्फ रिपेयर होता है जो डीएनए अपने आप, तो वो जो एबिलिटी है वो खो देता है। दस द डीएनए इज़ अटैक्ड एंड ग्रेजुअली डीनेचर्ड बाय सम फ्री रेडिकल्स। फिर ऐसा होता है, अब जाहिर सी बात है कि डीएनए अपने आप से कोई भी रिकवरी नहीं कर पाता, तो वो अपने आप जो रेडिकल्स हैं वो उसको अटैक करते हैं और जो डीएनए है वो बिल्कुल उसको मारते हैं। दिस इज प्रोग्रेसिवली इनएडिक्वेटली फंक्शनिंग सेल्स दैट कॉज द एजिंग। अब जैसे जैसे जो जो हैं रेडिकल्स जो हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, वो डीएनए को डीनेचर करते रहेंगे, तो एजिंग के जो कॉजेज़ हैं वो आपके सामने वाजिया आने लग जाएंगे। तो ठीक हो गया, यहाँ तक आपका एजिंग का सवाल था। तो हम लोग एजिंग के सवाल पर भी टिक लगा लेते हैं। फिर आ जाती हैं दो डिजीज़ेस, पार्किंसंस डिजीज़ एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। तो जल्दी जल्दी इसको भी हम लोग ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिए, आपके स्क्रीन के सामने अल्जाइमर डिजीज़ का पूरा आंसर मौजूद है। सबसे पहले अल्जाइमर डिजीज़ की डेफिनेशन लिखनी है। तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस टेक्स प्लेस हुज फंक्शन टू सिक्रेट एसिटाइलकोलिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें क्या होता है, जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, इसमें जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एंड हिप्पोकैम्पस के दिमाग के, तो वो जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो डीजेनरेट होने लगते हैं, ख़त्म आहिस्ता आहिस्ता होने लगते हैं। और जिनका काम होता है एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करना, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो ये सारा एक दिमागी मसला होता है अल्जाइमर डिजीज़ का, जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो डीजेनरेट होने लग जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसमें जो इसके सिम्टम्स हैं वो 3 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। जो स्टेज 1 होता है, द मेन सिस्टम ऑफ द स्टेज 1 इज़ फॉरगेटफुलनेस। अच्छा, जो पहला स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि इंसान चीज़ें भूलने लग जाता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, द मेन सिम्टम्स ऑफ द स्टेज 2 इज़ सेवियर लॉस ऑफ मेमोरी एंड डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। और इससे क्या होता, इसमें तो भूलने लग जाता है ना फर्स्ट स्टेज में। सेकंड में क्या होता है कि उसकी याददाश्त जाने लगती है और उसको नहीं पता होता कि अभी टाइम क्या हुआ है और वो किस जगह पर है। और जो स्टेज 3 है वो है हेल्यूसिनेशन। तो स्टेज 3 में हेल्यूसिनेशन है सीइंग और हेयरिंग अ थिंग विच इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। तो हेल्यूसिनेशन में ऐसा होता है कोई ऐसी चीज़ को देखना या सुनना जो कि एक्चुअल में वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऐसे पेशेंट बोलते हैं, ये देखो इधर कुछ खड़ा हुआ है, कोई खड़ा हुआ है, या मुझे ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है असल में। तो ये पेशेंट ऐसे बोलता है, उनको कोई ना कोई चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। तो डिल्यूजन में क्या होता है, अच्छा हेलुसिनेशन में अगर मज़े की बात कि लोग ये समझते हैं कि इसके अंदर कोई बदबू आई हुई है या ऐसा कोई मसला है, तो ये हेलुसिनेशन अल्जाइमर डिजीज़ का ही एक मसला होता है। ठीक है, फिर डिल्यूजन में क्या है, अ फिक्स्ड आइडिया इन द माइंड विच इज़ नॉट चेंज्ड बाय एन आर्ग्यूमेंट। और फिर जो होता है थर्ड स्टेज का सेकंड पार्ट होता है डिल्यूजन। और जो आपको पता है ना, बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं, उनमें जो बात करते रहें तो वो फिर किसी की नहीं सुनते, कुछ भी बोल दो वो अपनी बात पे कायम रहते हैं। तो ये डिल्यूजन होता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ इज टू प्रोवाइड कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो उनको कोलिनर्जिक अगर ड्रग्स दें तो फिर वो ट्रीट हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपका अल्जाइमर का था, आपको पता चल गया होगा कि अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पार्किंसंस डिजीज़ की जानिब, जो कि वेरी नेक्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है। तो पार्किंसंस डिजीज़ क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया हुज फंक्शन इज़ टू सिक्रीट डोपामाइन विच इज़ न्यूरोट्रांसमीटर। और देखें, जो अल्जाइमर डिजीज़ था उसमें भी डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स थी, लेकिन वो न्यूरॉन्स जो थे वो कहाँ के थे, वो कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स थे। और यहाँ पर जो पार्किंसंस डिजीज़ है इसमें भी असल में तो डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ही हो रही है, लेकिन बेसल गैंग्लिया के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी डिजेनरेशन हो रही है। हुज फंक्शन इज टू सिक्रीट डोपामाइन, और डोपामाइन एक हार्मोन है। और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डोपामाइन सिक्रीट करते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। और सिम्टम्स क्या है, स्टैटिक ट्रेमर, ट्रेमर एट रेस्ट, वीकनेस ऑफ मसल्स। देखें, वो झटके लगने लग जाते हैं ना, ट्रेमर एट रेस्ट होता है। फिर वीकनेस ऑफ मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल्स, शेकिंग ऑफ मसल्स, जैसे इंसान ना कामता रहता है और उसके मसल्स जो हैं वो शेक करते रहते हैं। फिर रिजिडिटी ऑफ जॉइंट्स,
जो उसके जॉइंट्स होते हैं इंसान के, पता है हमारे तो फ्लेक्सिबल जॉइंट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। और हेजिटेटेड वॉइस मतलब कि डरी हुई, हेजिटेट का मतलब डरी हुई वॉइस, तो ये उसके सारे पार्किंसंस डिजीज़ के इसके सारे सिम्टम्स हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? The treatment of Parkinson's disease is to provide levodopa which is converted into dopamine in the brain। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या होती है कि लियोडोपा इंजेक्ट करना पड़ता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जाके डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और याद रखिएगा ये भी पार्किंसंस डिजीज़ और अल्जाइमर्स डिजीज़ दोनों ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जाके ख़त्म होता है पार्किंसंस डिजीज़। तो हम लोग जल्दी से इसको, पार्किंसन डिजीज़ भी हमारा डन हो गया और अल्जाइमर डिजीज़ भी डन हो गया। तो बाकी फिर आते हैं हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिश एंड मरीन वाटर फिश। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन सबसे पहले फ्रेश वाटर फिश में आते हैं। तो इसका जो सवाल है वो ऐसे आता है कि राइट प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स में जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो दो तरह से होती है। फर्स्ट है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड सेकंड है ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। तो ये जो है ये आपके सामने जितने भी ये आंसर देखें, मैं सारा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी 35 मिनट से ऊपर हो चुकी है और अभी तक हमने आधे सवालात भी नहीं किए। तो आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपके सामने ऑस्मो रेगुलेशन इन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। फिर नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ से बस ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तक आपने याद करना है, ठीक हो गया। फिर बाद में ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन, तो फिर डाइल्यूट यूरिन का आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर करना है। तो यहाँ पे जाकर आपका आंसर हो जाता है पूरा। फिर जाके आपके पास आता है ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन बॉनी फिशेस। तो मरीन बॉनी फिशेस में जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है वो पूरा आपने पैराग्राफ लिखना है। आंसर आपके सामने मौजूद है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और फिर समझ भी सकते हैं। और फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये ग्लैंड्स इन द रेक्टम, यहाँ पर जाकर आपका ये कंप्लीट सवाल मुकम्मल होता है। तो आए हम इस पर भी टिक लगा देते हैं कि ये वाला सवाल भी हमने कर लिया। देखिए आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों नहीं इसको एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगी। बाकी आंसर्स आपको प्रोवाइड करने थे तो आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसकी जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका आपके सामने आंसर मौजूद है, जो है ना ये पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा, जिसमें है ADH। इसमें जब द लोब सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स ADH एंड ऑक्सीटोसिन। जो पोस्टीरियर लोब होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है। एक तो ADH है और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ADH कौन सा है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड सेकेंड जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो द कंडीशंस रिलेटेड टू एबनॉर्मल पिट्यूटरी आउटपुट, अगर एबनॉर्मल पिट्यूटरी आउटपुट है तो जाइजेंटिज्म हो जाती है। जाइजेंटिज्म का मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कद है वो एक्स्ट्रा लंबा हो जाना। फिर एक्रोमेगली, जिसमें मतलब कि हमारे जो हैंड हैं, फीट हैं, जॉज हैं, वो थिकन एबनॉर्मली, वो बड़े थिक टाइप हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं आपके हाथ पैर और जॉज, मतलब कि जो जबाड़ा होता है, जबड़ा जिसको बोलते हैं, जबड़ा भी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। फिर ड्वार्फिज्म क्या होता है, नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की जाने। Dwarfism. In this condition, the height of person remains very short due to insufficient production of STH during childhood. अच्छा, इसमें 3 कंडीशन होती है। एक तो होता है जाइजेंटिज्म, एक बहुत ज़्यादा कद का लंबा हो जाना। फिर आता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली मैंने आपको समझाया कि एक्रोमेगली क्या होता है, इसमें हाथ पैर और आपका जो जबड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और जो थर्ड कंडीशन है वो है ड्वार्फिज्म, जिसमें जो इंसान की हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती है। और क्यों छोटी रहती है, जो STH हार्मोन है वही एक हाइट बढ़ाने का हार्मोन होता है और वो सही से प्रोड्यूस नहीं होता। तो यहाँ चाइल्डहुड तक ही आपका आंसर होता है। तो हमारा ये जो है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला हमने आंसर भी हमने कर लिया। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जो कौन सा है, रिसेप्टर्स एंड इट्स टाइप्स। तो रिसेप्टर्स के आप आंसर की जानिब आ चुके हैं।
तो रिसेप्टर्स आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल एंड न्यूरॉन्स व्हिच अकर सिंगुलर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एपिथेलियल मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिंगल भी अकर करते हैं और ग्रुप की सूरत में भी होते हैं। रिसेप्टर्स आर कंसिडर्ड द फ्रंट डोर ऑफ द नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर्स को नर्वस सिस्टम के फ्रंट डोर की तरह कंसिडर किया जाता है। क्योंकि कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये जो है ये स्टिमुलाई रिसीव करते हैं आइदर एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट, दोनों से जो स्टिमुलाई है वो रिसीव करते हैं और उन्हें इम्पल्सिस की फॉर्म में रिले करते हैं टू द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ तक आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आपने क्या लिखना है? इसके बाद आपने टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स लिखने हैं जो कि आपकी स्क्रीन के पास हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, थर्मोजेनिक रिसेप्टर्स हैं, 5 किस्म के होते हैं। ऐसे टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट कर देते हैं, जो टेम्परेचर की या तब्दीली पर को डिटेक्ट करते हैं। फिर कीमो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स जो कि साउंड को, मोशन को, पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी, टच और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, तो वो मैकेनो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फोटो रिसेप्टर्स नाम से वाजिया है कि जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, विजिबल या अल्ट्रा वायलेट लाइट, किसी भी लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो वो फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। फिर पेन रिसेप्टर्स जो कि टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक था आपका रिसेप्टर्स का क्वेश्चन। तो मैं आपको टिक करवा देता हूँ कि ये जो रिसेप्टर्स वाला क्वेश्चन है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर आ जाता है लेटेंट और इनसाइट लर्निंग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसकी जाने बढ़ते हैं। तो भाई लेटेंट एंड इनसाइट लर्निंग है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसके आंसर की जाने हम बढ़ चुके हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग an animal uses its previous information and later on uses that information to guide his behavior। जो latent learning होती है उसमें क्या होता है, जो animal होता है अपनी पुरानी information को यूज़ करता है और जो कि जो नई information है उसके अंदर यूज़ करता है। तो इसे क्या कहा जाता है? उसे latent learning कहा जाता है। और ये जो लर्निंग है ये रिवॉर्ड या पनिशमेंट से रिलेटेड नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है, इफ़ अ रैट इज़ प्लेस्ड इन अ मेज़। अगर मेज़ क्या होता है? भूल भुलैया। अगर कोई चूहा है भूल भुलैया के अंदर उसको रख दिया जाए, देन इट इज़ ऑब्जर्व दैट रैट वेरी क्विकली फाइंड आउट द वे टू एस्केप द मेज़ विदाउट गेटिंग रिवॉर्ड इन द एंड। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रैट है, जो चूहा है, वो बहुत जल्दी उस जो भूल भुलैया है उसमें से रास्ता तलाश कर लेता है बाहर निकलने का, और ये किसी भी रिवॉर्ड से कंसर्न नहीं होता। ठीक है, ये लेटेंट लर्निंग ये था। फिर हम लोग इनसाइट लर्निंग की जाने बढ़ते हैं। तो इनसाइट लर्निंग क्या होता है? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड रीजनिंग सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम विदाउट ट्राइंग एंड एरर इज़ कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। अच्छा, इनसाइट लर्निंग ये होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बगैर किसी ट्राई के या बगैर किसी एरर के, और इट इज़ द मोस्ट डेवलप्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ लर्निंग। और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ लर्निंग ये होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस वॉज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कॉलर इन चिम्पैंजीज। तो एक कॉलर साइंसदान था, उसने सबसे पहले ये चिम्पैंजीज के अंदर ये जो इनसाइट लर्निंग है इसको पाया। कैसे पाया? ही प्रेजेंटेड द बंच ऑफ बनानास टू हाई टू रीच एंड स्प्रेड सम बॉक्सेस इन द रूम। अच्छा, इसने क्या किया? इसने कुछ, अब आपको पता है कि चिम्पैंजीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा केले खाते हैं, वो खाती केले, उनकी खुराकी केले होते हैं। तो उसने क्या किया? कॉलर ने ऐसा किया कि जो केले हैं उनको बहुत ज़्यादा, बनाना जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर हाइट पे लटकाया, और जो रूम के अंदर बहुत सारे जो बॉक्सेस हैं उन्हें स्प्रेड कर दिया या फैला दिया। तो फिर होता क्या है? दे पाइल्ड अप दीज बॉक्सेस टू मेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स। और जो चिम्पैंजीज हैं वो इतने चालाक हैं कि उन्होंने वो जो बॉक्सेस हैं उन्हें एक पर दूसरा रखा, दूसरे पे तीसरा रखा, तीसरे पे जो था चौथा, और ऐसे ऐसे करते हुए जो चिम्पैंजीज हैं उन्होंने वो जो बनानास हैं वहाँ तक आखिरकार पहुँच ही गए। तो इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। तो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया, तो हम जल्दी से टिक लगा लेते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये जो लेटेंट और इनसाइट लर्निंग है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन का। तो ये एसिड रेन का जो आपके पास आंसर है
ये आपके सामने है और मैं इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समझाए थे, तो उसमें मैंने इसको डिटेल में कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा वो वीडियो का, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिटेल में सारे आंसर्स के साथ समझाए भी हैं। तो उसके अंदर आपको लिंक दे दूँगा, उसमें एसिड रेन का आप अच्छे से समझ सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल समझाया है। तो एसिड रेन का ये आपके सामने आंसर है। और बाकी ये जो अफेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, ये अफेक्ट्स है, ये पूरा आपके सामने आंसर है। और यहाँ तक जो कार्बोनिक एसिड लिखा हुआ है, यहाँ तक आपके पास इसका आंसर है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो वो वीडियो आप देखिएगा, वहाँ पर इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने की हुई है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोल ऑफ हार्मोन्स इन वर्किंग ऑफ किडनी। तो हम इसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं। तो रोल ऑफ हार्मोन्स इन दी वर्किंग ऑफ किडनी। तो सबसे पहले तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो कि किडनी की उसमें हेल्प करता है, वर्किंग में हेल्प करता है। तो दिस हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन रिस्पॉन्स टू डिहाइड्रेशन। तो ये जो हार्मोन है, जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी होती है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। कहाँ पर? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीट करता है। फिर एल्डोस्टेरॉन आ जाता है। ये सारे आंसर्स आप देख लीजिएगा, टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसकी डिटेल में अलग से एक्सप्लेनेशंस आया करेंगी डेली बेसिस पर। तो ये फिर आ जाता है पैराथ हार्मोन, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड में सिक्रीट करता है। बाकी जो इसका आंसर है वो यहाँ तक नेफ्रॉन तक है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो रोल ऑफ हार्मोन्स इन दी वर्किंग ऑफ किडनी है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट पे है 2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, जो कि चैप्टर नंबर 10 से है। आए हम इसके आंसर की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, तो कोई से 2 आपने एविडेंसेस पता करने हैं। तो हम फर्स्ट करते हैं एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड, जिसको पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। फॉसिल रिकॉर्ड इज़ द कलेक्शन ऑफ सच रिमेन्स फ्रॉम विच पैलेंटोलॉजिस्ट रिकन्स्ट्रक्ट द बायोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म हुज रिमेन्स वर लेफ्ट बिहाइंड। और जो फॉसिल रिकॉर्ड जो होता है ना, वो क्या होता है, जो ऐसे जानदार जो बहुत सालों से मर चुके हैं और जो उनका बचा कुछ ऐसे ढांचा वगैरह होता है, उससे जो पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो फाइंड करते हैं, उनको उस जो ऑर्गेनिज्म है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे डायनासॉर्स हैं, तो डायनासॉर्स हम में से किसी ने भी नहीं देखे, तो उनके जो रिमेन्स हैं, उनके जो ढांचे वगैरह हैं, वो उनको मिले थे पैलेंटोलॉजिस्ट को। तो उन्होंने क्या किया, उसी से उनके ढांचों से उसके पूरे जो डायनासोर है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया और बताया कि ये कैसे एक बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले जानवर थे। ठीक हो गया। और फिर इसकी एग्जांपल क्या आती है, जो आर्कियोटेरिक्स है उसकी, वो एक बर्ड है जिसके पास दांत भी हैं, लॉन्ग टेल भी है, और 20 वर्टिब्रे हैं। विंग्स कंसिस्ट मूवेबल फिंगर्स विथ क्लॉज। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स शोज लिंक विद रेप्टाइल्स। तो उन्होंने आर्कियोटेरिक्स है एक बहुत ज़्यादा पुराना जानवर, उसके भी जो बचा कुचा जो चीज़ें थी उसी से उन्होंने ये सारी बातें पता लगाई जो कि आपने अभी पढ़ी हैं। फिर है सेकंड एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन, जिसको टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which various organisms having similar characteristics have been classified and put into groups and subgroups। तो जो टेक्सोनॉमी है ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें दीगर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है और उन्हें सेम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मेंबर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा हैव नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड गिल स्लिट्स। जितने भी फाइलम कॉर्डेटा में जो एनिमल्स प्लेस किए गए हैं उनके पास नोटोकॉर्ड भी है, नर्व कॉर्ड भी है और गिल स्लिट्स भी है, एट लीस्ट एट देयर एम्ब्रियोनिक स्टेज, विच शो इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कॉर्डेट्स बिकॉज ऑफ द कॉमन एंसेस्टर्स इन द पास्ट। तो ऐसा होता है कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, जब वो पैदा हो रहा होता है, बन रहा होता है, जब मदर के वोम्ब के अंदर होता है, तो फिर उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि उनके एंसेस्टर्स हैं, जो आबाव अजदाद हैं पास्ट में, वो फाइलम कॉर्डेटा से ही बिलोंग करते थे। तो इसीलिए उन्हें सेम फाइलम ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में भी रखा जाता है। तो यहाँ पर जाकर आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट होता है, जो कि है 2 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो आए हम जल्दी से इसको भी टिक कर देते हैं।
अच्छा, तो हमने एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन जो टू एविडेंसेस थे, ये आप देख सकते हैं। एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड पैलेंटोलॉजी एंड सेकंड एविडेंस फ्रॉम क्लासिफिकेशन, जिसमें टैक्सोनॉमी था और उसकी एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। और नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने आगे पास टारगेट पेपर है तो वेल एंड गुड। तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल। इसके डिफरेंस बिटवीन आपने लिखने हैं। ठीक हो गया। फिर आपके पास इनेट बिहेवियर एंड लर्निंग बिहेवियर, इसके डिफरेंस बिटवीन आ गए। अगर ये मैं देखता हूँ जूम होता है, हाँ तो ये जूम भी हो जाएगा, तो आप वीडियो को भी जूम कर सकते हैं। तो इनेट बिहेवियर एंड लर्न बिहेवियर का डिफरेंस बिटवीन आ गया। बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंस बिटवीन। फिर आ जाता है आपके पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है कि नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो दो किस्म के होते हैं, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके चार डिफरेंस बिटवीन है। ये इट इंक्रीजेस हार्ट बीट एंड इट डिक्रीजेस हार्ट बीट। तो ये चार डिफरेंसेस बिटवीन है। फिर आपके पास डिफरेंस बिटवीन आ जाता है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम एंड डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आपने याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, देखें अभी जो जितने भी सवाल आते हैं ना, वो पहले मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और अब डिफरेंस बिटवीन की बारी आ जाती है। तो ये देखें, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन की आपके पास सारी एक्सप्लेनेशन आ गई है। डिफरेंस बिटवीन की सारे आंसर्स आ गए हैं। ठीक हो गया। फिर आपके पास एक डिफरेंस बिटवीन है रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिसको हम लोग रीन्यू कर सकते हैं वापसी, जब काम के बाद वापसी उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जिसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, एयर, वाटर, सॉइल, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फिश एंड लाइफ स्टॉक। और फिर नॉन रीन्यूएबल इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि एक बार जब यूज़ कर ली जाए उसे दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपको पता भी है कि फॉसिल फ्यूल जैसे कि ऑयल है, आप ऑयल को एक बार ये जल जाए तो वापसी नहीं यूज़ हो सकता। फिर कोयला है, कोल, उसको भी यूज़ नहीं कर सकते। फिर नेचुरल गैस हो गए, मेटल्स, इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक बार आप यूज़ कर लें तो दोबारा ये यूज़ के काबिल नहीं रहती। ठीक हो गया। तो इसके ये डिफरेंस बिटवीन में था। तो इसके आप ये आपके सामने सारी एग्जांपल्स भी हैं, आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, तो इससे आप इसके डिफरेंसेस बिटवीन बना सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन हार्डी वेनबर्ग लॉ। आपके पास एक आंसर आ जाता है। तो हार्डी वेनबर्ग लॉ बहुत ज़्यादा एक आसान है और मैथमेटिकल आंसर है। तो एक्सप्लेन हार्डी वेनबर्ग लॉ, इसमें लिखा हुआ है, इन अ पॉपुलेशन the frequency of dominant and recessive allele remains same from generation to generation provided that some conditions अगर। तो जब एक पॉल्यूशन जो होती है उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की जो तादाद है वो जनरेशन टू जनरेशन सेम रहती है। फिर इसमें एक क्रॉस बनाया हुआ है पी क्यू का, वो आपने देख लेना है। फिर ये एक जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। जहाँ पर आपको बताया गया है कि जो पी स्क्वायर है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस एलील। फिर पी क्यू जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट हीट्रोजाइगस एलील। एंड जो क्यू है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस एलील। तो आपको ओहो, ये मेरे से गलती से उस पर हाथ रखा गया, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये हम आ गए उस पर। तो ये आपको पता चल गया। फिर आपने सपोज कर लेना है कि सपोज इन अ पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज़ 0.9 एंड रिसेसिव जीन इज़ 0.1। आपने सिर्फ और सिर्फ सपोज करना है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें जो डोमिनेंट जीन है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.9 है और रिसेसिव जीन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.1 है। तो देयरफॉर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमने पहले फार्मूला लिखा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। p की जगह 0.9 आ जाएगा और q की जगह 0.1 आ जाएगा। जब सारी आप वैल्यूज़ पुट कर लेंगे
तो जब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर जिसको मैंने बॉक्स में लिखा हुआ है कि क्या आएगा, 0.81 प्लस 0.18 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 1। तो फिर आपने बताना है कि जो 0.81 है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट होमोजाइगस है, फिर 0.18 है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट हीट्रोजाइगस, एंड लास्ट 0.01 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपका जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। इसमें आपने जितने भी फंक्शंस हैं स्केलेटन के वो आपने बताने हैं, तो आपके सामने मौजूद हैं सारे फंक्शंस। तो आपको पता होगा कि इट प्रोवाइड्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू द बॉडी, ये एक फ्रेम देता है बॉडी को, और ये इट प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, ये बॉडी को शेप देता है। इट प्रोवाइड्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट्स। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं आपको पता होगा कि रिब केज के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो जाता है, हमारे लंग्स और लिवर वगैरह दीगर जो चीज़ें हैं वो आपकी जो रिब केज है उसके अंदर महफूज होते हैं। तो ये जो है हमारा जो स्केलेटन है ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। बाकी है इन कोलैबोरेशन विद मसल्स इट हेल्प्स इन मूविंग द बॉडी, और मसल्स के साथ मिलकर ये जो हमारा स्केलेटन होता है ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको मूव करने में भी हेल्प आउट करता है। और जो फिफ्थ वाला भी है ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है डिफाइन डायलिसिस, और इसके दो टाइप्स हैं, एक हीमोडायलिसिस है और सेकंड पेरिटोनियल डायलिसिस है। सबसे पहले आपने हीमोडायलिसिस रखना है, और देखें आपके पूरा अच्छा पहले डायलिसिस की मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि डायलिसिस होता क्या है। तो व्हेन देयर इज़ किडनी फेलियर इन अ पर्सन, अ टेक्निक इज़ यूज्ड टू रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू द ब्लड। अच्छा, जब किसी भी इंसान के अंदर किडनी फेलियर हो जाती है तो एक टेक्निक को यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में, और जो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड से उस चीज़ को रिमूव करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। और इट इज़ एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आम जुबान में बोला जाए तो जो डायलिसिस होता है ये एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिस ब्लड फिल्ट्रेशन को, मतलब कि ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए उस ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, दो किस्म के डायलिसिस होते हैं। पहला होता है हीमोडायलिसिस, उसका आंसर आपके सामने मौजूद है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और सेकंड जो है वो पेरिटोनियल डायलिसिस है, उसका आंसर आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। फिर आ जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पर आपने राइट अ नोट ऑन। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ पर आपने लिखना है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं। तो ये आपके सामने सारे आंसर्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर हम लोग फिर कभी एक वीडियो अलग से बनाकर इस पर डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक हो गया। और लेकिन अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, वजह मैंने आपको बता दी है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आंसर आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बताना है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस टू टाइप्स की होती है, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड oogenesis। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो मेल का होता है, और ये जो होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अच्छा, जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है मेल गोनेट्स के अंदर या टेस्टिस के अंदर, मैंने आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाए थे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, उसमें मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि जो टेस्टिस हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म्स। तो जो स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। और बाकी ये जो किस स्टेप से गुजरते हैं ये आप देख सकते हैं, और ये जो डायग्राम है ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी लाजमी पेपर में बनानी होती है। और oogenesis ये एक फ़ीमेल प्रोसेस होता है, और वैसा प्रोसेस जो कि एग बनाने में जो एग बनने का जो प्रोसेस होता है जो कि फ़ीमेल गोनेट्स में होता है, तो उसको oogenesis कहते हैं। बाकी जो प्रोसेस है वो आपके सामने आंसर मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा। तो और उसकी जो डायग्राम है स्टेजेस ऑफ oogenesis ये आपके सामने है। ठीक हो गया। फिर आ जाता है राइट अ नोट ऑन एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो
जो एंटागनिस्टिक मसल्स हैं उस पर आपने नोट लिखना है। ठीक हो गया। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है फिर है एबनॉर्मल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पर आपने नोट लिखना है। तो आपके सामने डिटेल आंसर मौजूद हैं। तो यहाँ तक जो क्रैम्प्स है यहाँ पर जाके आपका ये जो कंप्लीट आंसर भी पूरा होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का टारगेट पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस वीडियो की और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा और आप बगैर किसी टेंशन के आप 100% जो अपना पेपर है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है इस वीडियो से तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। देखें, मैं आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने टीचर को सपोर्ट करें। देखें, अगर आप मुझे इसमें अच्छा सपोर्ट आता है, देखें मैंने पूरे तकरीबन 1 घंटे की वीडियोस मैंने लॉन्ग की बनाई है और शॉर्ट की भी तकरीबन 1 आवर की मैंने वीडियो बनाई है। और 1 आवर की वीडियो बनाना इतना कोई आसान काम नहीं होता। तो अगर मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस मिलता है सेकंड ईयर लॉन्ग और शॉर्ट जो मैंने सॉल्व टारगेट पे पेपर करवाया है, अगर मुझे इसमें अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं मज़ीद जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी टारगेट पेपर्स अपलोड करूंगा। और अगर रिस्पांस अच्छा नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाऊंगा इसके जो सॉल्व टारगेट पेपर की वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।